नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास हम आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गए हैं बाबू, 10th वाले बच्चों के लिए साइंस का पेपर, ठीक है। जो कि इस क्लास में हम पूरे आप सभी को 500 ऑब्जेक्टिव 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो लगभग हम 10 पार्ट लेके आएंगे जिसमें 500 ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर देंगे। तो आप सभी बच्चे एग्जाम जो देंगे उसमें आपको 40 क्वेश्चन की जरूरत है बाबू, ठीक है। एग्जाम में 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जो कि इन 500 क्वेश्चन को यदि आप याद कर लेते हैं तो ये 40 प्रश्न एग्जाम में कोई नहीं रोक पाएगा। ये 40 प्रश्न 100% 100% आपके एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। कहीं भी स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा। तो जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, क्या होगा? बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है बाबू। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखो बाबू, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, ये न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन है। तो देखो इसमें किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर यानी V का मान, वोल्ट का मान यानी विभवांतर का मान दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। और 2 एम्पियर की धारा, मतलब धारा को I से सूचित करते हैं। I का मान दिया गया है 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। तो आपको निकालना है फिलामेंट का प्रतिरोध। प्रतिरोध को बाबू R कहते हैं। तो R बराबर जो सूत्र होता है वो होता है V बटे का I। क्या होता है? V बटे का I। तो V का मान कितना है बाबू? 220, ठीक है। और I का मान कितना है? 2 है। तो इसको कटा दीजिएगा तो कितना? 110 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 110 ओम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। 3 नंबर का प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले है 4 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखो अपवर्तनांक को जो है बाबू म्यू से सूचित करते हैं। किससे? म्यू से। और म्यू बराबर जो होता है वो होता है साइन आई और बटे का साइन आर। याद रखिएगा साइन आई बटे का साइन आर। तो कहीं पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट तुल्य है, मतलब 1 के WH 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। कितना जूल होता है? 3600 जूल, या 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, या 36 गुना 10 पर पावर 6 जूल, या 36.006 जूल। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा 3.6 और गुना 10 टू दी पावर 6 जूल होगा। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, 3.6 गुना 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर। याद रखिएगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है बाबू? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो काल्पनिक बनता है। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। वो 6 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा वोल्ट। और ओम जो है बाबू वो है प्रतिरोध का। किसका है? प्रतिरोध, याद रखिएगा, प्रतिरोध का। ठीक है, और एम्पियर जो है वो धारा का है। किसका? धारा का। और वोल्ट जो है वो शक्ति का, सॉरी, वाट जो है वो शक्ति का है, याद रखिएगा। इन चारों को याद कर लीजिए। यानी यहाँ पर विभवांतर का जो एसआई मात्रक होगा वो वोल्ट हो जाएगा, और वाट जो है किसका एसआई मात्रक है? शक्ति का। एम्पियर किसका? धारा का। ठीक है, और ओम किसका? प्रतिरोध का। याद रखिएगा। समझ में आ गया आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का जो अनुसूत्र होता है बाबू वो होता है Na2CO3। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का जो अनुसूत्र है वो होता है Na2CO3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप सभी बच्चे एक बार अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट आप लोग करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताइए क्या आप सभी को क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल बोलिए या कार्बोक्सिल बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है बाबू। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किससे? CHO द्वारा, या COOH द्वारा, CO द्वारा, COCl2 द्वारा। तो याद रखिएगा, कार्बोनिल समूह जो है उसको COOH के द्वारा सूचित किया जाता है बाबू। यानी ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के जो डॉक्टर है, दांत की जो डॉक्टर है मेरे प्यारे छात्रों, वो किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो आपका दांत है उसके अंदर में जो भी कुछ गड़बड़ी आया है तो उसको देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए वो कैसा दर्पण का उपयोग करेंगे वो डॉक्टर? समतल का, अवतल का, उत्तल का, इनमें से सभी का। तो आप सभी लोग जरूर बताइए। ठीक है, तो हम बता देते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। कैसा? अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल, उत्तल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाबू, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं बबुआ। ठीक है, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को, आंख में जो पुतली होता है ना, उनके साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना, जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं। तो कौन करते हैं? सभी लोग बताएंगे। ठीक है, एक बार आप सभी बच्चे 12 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देंगे। ठीक है, इसका हम आंसर छोड़ देते हैं आप सभी बच्चों के लिए। कमेंट में सभी बच्चे जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि क्या होगा सर जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है बाबू जिसको अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस से जो मिल के बनता है द्विफॉक्सी लेंस, उनके द्वारा संशोधित करते हैं? निकट दृष्टि दोष में, या दीर्घ दृष्टि दोष में,
या जरा दूरदृष्टि में या मोतियाबिंद में। तो याद रखिएगा, अवतल और उत्तल लेंस जब आपस में मिलते हैं तो द्विफॉक्सी लेंस बन जाता है, और उस द्विफॉक्सी लेंस का जो उपयोग किया जाता है वो जरा दूरदृष्टिता में। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बाबू? शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। 14 का आंसर बताएंगे जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए किनके यहाँ बात किया गया है मेरे प्यारे छात्रों? सौर कुकर। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, सौर कुकर के लिए ये दर्पण जो उपयोग किया गया है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीएफ, पीडीपी। तो याद रखिएगा, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? और आप सभी को एक बात हम बता देना चाहते हैं, हमारे इस चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हैं उसको एग्जाम में बहुत हेल्प किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम से 1 घंटा पहले कुछ आपको दिया जाएगा जो कि आप सभी बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी क्लास का टाइम है, क्लास कर लेंगे बाबू। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है बाबू वो रंध्र में होता है, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बाबू, हृदय से रक्त, जिसको हम रुधिर बोलते हैं ना, रक्त को ही क्या बोला जाता है? रुधिर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किनके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हृदय से जो रक्त को बाबू संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है वो नीलय के द्वारा, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 19 का सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए किसी बच्चे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है बाबू वो किसके द्वारा होता है? गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये क्या है, किसका हिस्सा है? पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो 21 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हम बता रहे हैं बाबू,
संपूर्ण ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसी कारण। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो याद रखिएगा 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा चबाना, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है, किस में होता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट में, ठीक है। अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है किसमें? ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ में होता है बाबू? तो वृषण में, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? जिस व्यक्ति के अंदर बाबू यदि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो उनको हटाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, बेलनाकार। 25 का आंसर आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी अवतल दर्पण का। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उनको अवतल दर्पण का उपयोग कराना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुष्प में, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? तो याद रखिएगा बाबू, मटर का, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो याद रखिएगा एक दिशा में, यानी ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, एक दिशा में। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक भी प्रश्न का आंसर हम गलत नहीं बता रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप सभी लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम में यहां से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। हमारे इस वीडियो से, हमारे वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे 100% है बाबू कि उन्हीं से सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? 30 का आंसर आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट में बताएंगे बाबू। ऐसे हम बता देते हैं, रंध्र के द्वारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और जो भी बच्चे नए आए हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे बाबू, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है? हृदय धड़कना, हवेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। तो सबसे तेज जो धड़कन होता है बाबू वो होता है चूहा का, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ, जिसको कचरा बोलते हैं, का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी, ये सब हो जाएगा, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बबुआ, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से सभी।
तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो कहते हैं बाबू, वो क्या कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार कमेंट कर देंगे बाबू, कमेंट नहीं किया आप सभी लोग, बार बार बोलते हैं आप सभी को कि एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जितने भी बच्चे हैं हमारे इस चैनल पे बाबू, एक बार कमेंट जरूर कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो याद रखिएगा, अच्छी तरह से याद रखेंगे बाबू, वो सिलिकॉन से। ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो HCl ये लवण नहीं है। ठीक है, NaOH ये भी लवण नहीं है। K2SO4 ये नहीं, ये लवण है। K2SO4 ये क्या है बाबू? लवण है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, K2SO4 लवण है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। फटाफट से एक बार बता देंगे आप सभी बच्चे। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। सबसे वजन वाला धातु कौन है? यूरेनियम है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन है? तो देखिए, इथेन का पहले आपको फॉर्मूला याद होना। इथेन का होता है C2H6 होता है बाबू। यदि इसका हम संरचना सूत्र की यदि हम बात करेंगे तो कार्बन कितने सर? 2। इसके पास एक हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, और इनके पास भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, देख पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो गिन लेंगे। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए सभी बच्चे? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी लोग। 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है बाबू, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो याद रखिएगा, 38 का जो राइट आंसर होगा वो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी रेखा में? तो याद रखिएगा, सीधी रेखा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट VVI प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक है वो होता है डायोप्टर। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। हमने आपको पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बताए थे, किलोवाट घंटा जो मात्रक है बाबू वो है विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 नंबर, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर को किसमें? समांतर क्रम में। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 44 नंबर क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट VVI प्रश्न, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, दिख रहा है सभी को? सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत वाहक बल ये भी नहीं होगा। सेल द्वारा इकाई आवेश पर क्या क्या कार्य? जी, ये एकदम राइट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेल का विद्युत वाहक बल होगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य के बराबर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा है ये कोयला तो नहीं होगा बाबू, लकड़ी भी नहीं होगा, पानी भी नहीं, यानी सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य। 46 नंबर क्वेश्चन है, नाइक्रोम में, एक मिनट, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा नाइक्रोम में निकेल एवं क्रोमियम होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बाबू वो होता है 1.6 और गुना 10⁻19 कोलॉम, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या? चलिए इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बता दीजिएगा। 47 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप सभी बच्चों को दिए तो इसका आंसर जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है बाबू? तो याद रखिएगा वायवीय श्वसन से, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोस्ट वीवीआई, मछली का श्वसनांग है या श्वसन अंग है? मछली का श्वसन अंग है क्या है? ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। मछली जो सांस लेता है बाबू वो गिल्स के द्वारा, जिसको गलफरा बोलते हैं ना, गलफरा, उसी के द्वारा। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। फिर अगले पार्ट में हम 51 नंबर से प्रश्न लेके आएंगे 100 तक, ठीक है। तो आप सभी बच्चे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखिए, मेरा जितने भी वीडियो है अंत तक देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो याद रखेंगे सभी बच्चे 50 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो है परमाणु संख्या के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं बाबू और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए।